हेलो स्टूडेंट, युवा कंप्यूटर स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सीपीसीटी, जो अभी हाल ही में एग्जाम होने वाला है सीपीसीटी का अगले मंथ में। उससे रिलेटिव मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया है और हर टॉपिक में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट रहेगा, ये सारी चीजें मैं क्लियर करूंगा। और जो उस दिन मैंने 10 चैप्टर का जो सिलेबस बताया था, उन चैप्टरों में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप मेरे को कमेंट कर देना। उसी चैप्टर में पूरे कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो आज की वीडियो हम बात करते हैं मेमोरी की। तो मेमोरी कहलाती क्या है? तो मेमोरी को हम हिंदी में बोलते हैं स्मृति। क्या बोला जाता है? स्मृति बोला जाता है। अब यदि मैं बोलता हूं कि मेमोरी की डेफिनेशन होती क्या है, तो थोड़ा सा देखना। यदि मैं बात करता हूं, ये कंप्यूटर है, राइट, और ये कंप्यूटर यूजर है। यदि मैं नॉर्मली भाषा में बात करता हूं कि जो हमारी मेमोरी होती है वो क्या कहलाती है? जो भी हम कुछ देखते हैं, ठीक है ना, उसको जो हम याद रखते हैं वही तो हमारी मेमोरी कहलाती है। लेकिन हम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो इसकी जो डेफिनेशन रहेगी वो कुछ इस प्रकार की रहेगी कि जब कंप्यूटर यूजर के द्वारा कंप्यूटर में जो डेटा दिया जाता है, तो दिए गए डेटा को स्टोर करने के लिए जितने स्पेस का यूज करती है उसे क्या कहते हैं? मेमोरी कहते हैं। मतलब कि डेटा को स्टोर होने के लिए जितना स्थान घेरा जाता है वो मेमोरी कहलाता है। अब बात करते हैं कि जो हमारी मेमोरी होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो मेमोरी मुख्य रूप से दो ही प्रकार की होती है। एक होती है हमारी प्राइमरी मेमोरी और दूसरी होती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। ओके, अब प्राइमरी मेमोरी को ध्यान समझना क्या क्या बोल सकते हैं। प्राइमरी मेमोरी को वोलाटाइल मेमोरी बोला जाता है, अस्थायी मेमोरी बोला जाता है, टेम्परेरी मेमोरी बोला जाता है और प्राथमिक मेमोरी बोला जाता है। राइट, मतलब हम प्राइमरी मेमोरी को 5 नामों से जानते हैं। ठीक है, अब प्राइमरी मेमोरी की डेफिनेशन क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी की डेफिनेशन क्या होती है, ये सारी चीज अपन क्लियर करने वाले हैं। ठीक, तो जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होगी वो यदि मैं डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बता दूं तो थोड़ा सा देखने का प्रयास करना। यदि मैं बोलता हूं ये कंप्यूटर है हमारा और यहाँ पर क्या है? सीपीयू है। क्या है? सीपीयू। एक्चुअली में जहां से हम सिस्टम को ऑन करते हैं वो डब्बा, उसको हम सीपीयू नहीं बोलते, वो सीपीयू कैबिनेट कहलाता है। सीपीयू किसको बोला जाता है? सीपीयू, जो सीपीयू फैन के नीचे एक छोटी सी चिप होती है ना, जो प्रोसेस करने का काम करती है, उसको बोला जाता है सीपीयू। राइट, प्राइमरी मेमोरी की डेफिनेशन क्या होगी? प्राइमरी मेमोरी वह मेमोरी कहलाती है जिसका डायरेक्ट संबंध किससे होता है? सीपीयू से होता है। मतलब जिसका डायरेक्ट संबंध किससे हो जाता है? सीपीयू से रहता है, उसे हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। और सेकेंडरी मेमोरी ऐसी मेमोरी कहलाती है जिसका डायरेक्ट संबंध सीपीयू से नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं? हम सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। अब बोलोगे सर थोड़ा सा समझ में नहीं आया। बिल्कुल नहीं आया होगा। देखो मैंने क्या बोला, प्राइमरी मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है जिसका डायरेक्ट संबंध सीपीयू से होता है। अब डायरेक्ट संबंध का मतलब थोड़ा सा ध्यान समझना। यदि इस सीपीयू के अंदर मैं रैम निकाल दूंगा तो कंप्यूटर तुरंत बंद हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम बोलते हैं उसका डायरेक्ट संबंध सीपीयू से है। मतलब कि सीपीयू के अंदर ऐसे सभी कंपोनेंट जिसको निकालने से हमारा सिस्टम बंद हो जाता है, इसका मतलब ये होता है कि इसका डायरेक्ट संबंध किससे होता है? सीपीयू से होता है। लेकिन मैं बात करता हूं यदि मैं इससे पेन ड्राइव निकाल दूं, सीपीयू से क्या निकाल दूं? पेन ड्राइव निकाल दूं, मेमोरी कार्ड निकाल दूं, सीडी निकाल दूं, डीवीडी निकाल दूं, तो क्या हमारा कंप्यूटर बंद हो जाएगा? तो इसका आंसर रहेगा सर नहीं होगा। ठीक है ना, तो क्या होता है? ऐसी मेमोरी जिसका डायरेक्ट संबंध सीपीयू से होता है उसे प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, और ऐसी मेमोरी जिसका डायरेक्ट संबंध सीपीयू से नहीं होता है लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से होता है उसे सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। ठीक है ना, अब प्राइमरी मेमोरी को हम वोलाटाइल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। किससे? वोलाटाइल मेमोरी। वोलाटाइल मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है कि जब तक हमारे कंप्यूटर में लाइट आती है तो वो डेटा नष्ट नहीं होता है, मतलब वो डेटा स्टोर होता है, और जैसे ही लाइट गोल हो जाती है तो डेटा नष्ट हो जाता है। इस प्रकार की मेमोरी को वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं।
नॉन वोलाटाइल मेमोरी क्या कहलाती है? ऐसी मेमोरी जो लाइट जाने के बाद भी उसमें डेटा स्टोर होता है, वो कहलाती है हमारी नॉन वोलाटाइल मेमोरी। यदि मैं इसको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूं तो ये भी बोल सकते हैं कि जब तक मैं मान लो कि कोई फाइल यहाँ पर टाइप कर रहा हूं, यदि मैंने यहाँ पर कोई फाइल टाइप की और अभी मैंने सेव नहीं किया, मतलब कि सेव करने के पहले जो मेमोरी होती है वोलाटाइल होती है, और जैसे ही हम इस फाइल को सेव कर देते हैं वो क्या कहलाती है? नॉन वोलाटाइल कहलाती है। ठीक है ना? तो ये होती है हमारी वोलाटाइल और यहाँ पर हो जाएगा हमारा नॉन वोलाटाइल। ठीक है? प्राइमरी को हिंदी में प्राथमिक बोलते हैं, सेकेंडरी को द्वितीयक बोला जाता है। ये 3 नाम हुए। चौथा नाम ये अस्थायी मेमोरी है। अस्थायी मेमोरी क्यों होती है? क्योंकि ये स्थायी नहीं होती है। जब तक लाइट है तो स्थायी है, लाइट गोल होने के बाद नष्ट हो जाती है, इसलिए एक प्रकार की क्या है? अस्थायी मेमोरी है। बात करते हैं ये स्थायी मेमोरी क्यों है? क्योंकि लाइट जाने के बाद भी इसमें डेटा को रिकॉल किया जा सकता है, इसलिए वो स्थायी मेमोरी है। राइट? अब बात करते हैं कि जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसे 2 प्रकार से विभक्त किया गया है। एक हमारा कैश मेमोरी, दूसरा होता है हमारा मेन मेमोरी। ठीक है ना? या मेन मेमोरी को हम सेमी कंडक्टर मेमोरी भी कह सकते हैं। राइट? अब जो हमारा कैश मेमोरी होता है, थोड़ा सा इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। कैश मेमोरी में जो भी मैं आपको बताते जा रहा हूं आप ध्यानपूर्वक देखते चलना। ठीक है ना? पहली चीज तो कैश मेमोरी का पहला पॉइंट नोट कर लेना, कैश मेमोरी कंप्यूटर की फर्स्ट मेमोरी होती है। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे कि जो हमारी कैश मेमोरी होती है वो रैम और सीपीयू के मध्य में काम करती है। कौन? कैश मेमोरी। क्वेश्चन सीपीसीटी में आता है कि जो हमारी कैश मेमोरी है वह किसके बीच में होती है? तो रैम और सीपीयू के मध्य में जो मेमोरी होती है वो कैश मेमोरी होती है। तीसरी जो कैश मेमोरी है वो सीपीयू की स्पीड को बढ़ाने में हमारी मदद करता है, इसका तीसरा कॉन्सेप्ट हुआ। चौथा कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो हमारी कैश मेमोरी होती है ना, ये कैश मेमोरी की जो स्टोरेज क्षमता है वो 256 केबी से 4 MB तक की होती है। कौन? कैश मेमोरी। पांचवा हम इसमें ये देख सकते हैं कि जो हमारी कैश मेमोरी है वह हार्ड डिस्क से डेटा को पढ़ने में मात्र 45 नैनो सेकेंड का टाइम लेती है। कितनी? 45 नैनो सेकेंड का समय लेती है, जबकि हार्ड डिस्क यदि डेटा को पढ़ेगी तो कम से कम 180 नैनो सेकेंड का समय ले लेती है। ठीक है ना? तो मैंने यहाँ पर 5 अंतर बताया, 5 कॉन्सेप्ट बताया। छठवां कॉन्सेप्ट देखना। अच्छा, कैश मेमोरी होती कहाँ है, कैसे काम करती है, कहां पर करती है? आप उसको रेगुलर यूज करते हो। जैसे आप मोबाइल में टाइप करते हो आई मिस यू, आपने आई लिखा और जैसे स्पेस दिया तो आपके सामने मिस लिख के जाता है, उसमें क्लिक करोगे यू लिख के जाएगा। ठीक है ना? तो ये क्या होता है? हमारा कैश मेमोरी होती है। राइट? यदि हम कैश मेमोरी के अंदर डेटा मिल जाता है या फिर हमारे द्वारा टाइप किया हुआ डेटा यदि इसमें मिलता है कैश मेमोरी में, तो उस प्रोसेस को कैश हिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैश हिट कहा जाता है। और डेटा नहीं मिलता तो कैश मिस कहा जाता है। अब बोलोगे सर ये थोड़ा सा समझ में नहीं आया, कैसे? जैसे आप टाइप करते हो आई, जैसे स्पेस दिए मिस, ठीक है ना? अब हम मिस लिखना चाहते थे तो यहाँ पर हमको डेटा मिल गया, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कैश हिट। और यदि मैं यहाँ पर आई हेट लिखना चाहता तो जैसे मैंने आई प्रेस किया फिर यहाँ पर मिस लिख के आ गए, लेकिन मैं मिस नहीं लिखना चाहता, हेट लिखना चाहता था। ठीक है ना? तो जो हम डेटा चाहते थे वो डेटा और एड्रेस नहीं मिला, तो इस प्रोसेस को कैश मिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैश मिस कहा जाता है। और अगली चीज, जो हमारी कैश मेमोरी होती है इसका पहला स्तर और दूसरा स्तर सीपीयू के अंदर रहता है और तीसरा स्तर एक्सटर्नल रूप में रहता है। ठीक है ना? तो ये हमारी कहलाती है क्या? कैश मेमोरी। ठीक है ना? तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कैश मेमोरी के ये सारे पॉइंट। और ध्यान से समझना, जो भी आपको लगता है कि सीपीसीटी के अंदर जो मैंने चैप्टर बताया है उस चैप्टर में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर
623397 पर आप मैसेज कर सकते हो, कॉल मत करना, ठीक है ना। मैसेज कर दोगे, उस टॉपिक से रिलेटिव आपको वीडियो मिल जाएगा, जो भी कॉन्सेप्ट होगा हम सारी चीजें क्लियर कर देंगे विदाउट रटवाई, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा कैश मेमोरी का पूरा कॉन्सेप्ट। 1 मिनट। हाँ, इसके बाद बात करते हैं हम मेन मेमोरी। मेन मेमोरी कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है और यह मुख्य रूप से कितने प्रकार की, 2 प्रकार की होती है। एक होती है रैम और दूसरी होती है हमारी रोम, ठीक है ना। अब रैम और रोम में विशेष रूप से आप ध्यान पूर्वक देखना। रैम का मतलब क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। मैंने क्या बताया इसका फुल फॉर्म, रैंडम एक्सेस मेमोरी। बहुत ही यूनिक तरीके से बता रहा हूं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है ना। और ये क्या है, हमारी रीड ओनली मेमोरी है। ये हमारा रीड ओनली मेमोरी है। अब इसमें काम कैसे करते हैं, देखो रैंडम का मतलब क्या होता है, कोई भी। एक्सेस का मतलब होता है प्रोसेस करना या कहीं से भी डेटा पढ़ना, स्पीड से पढ़ना, वो कहलाता है एक्सेस। और मेमोरी क्या कहलाता है, कंप्यूटर के अंदर जिस स्थान पर डेटा स्टोर होता है उसे हम मेमोरी कहते हैं। अब देखना, रैम क्या होता है, किसी भी प्रकार के डेटा को एक्सेस करने के लिए जिस इलेक्ट्रॉनिक चिप का यूज किया जाता है उसे रैम कहते हैं। एक बार और देखो, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रैंडम का मतलब होता है कोई भी, ठीक है ना। तो कोई भी मतलब जैसे आप किसी को जानते हो तो आप उसको रैंडम नहीं कह सकते, और यदि किसी को नहीं जानते हो तो उसको हम रैंडम कह सकते हैं, ठीक है ना। तो रैंडम का मतलब कोई भी, एक्सेस मतलब होता है डेटा पढ़ना, प्रोसेस करना, मेमोरी मतलब स्टोर किया हुआ डेटा। रैम की डेफिनेशन क्या होगी, कंप्यूटर के अंदर स्टोर किए हुए किसी भी प्रकार के डेटा को एक्सेस करने के लिए जिस इलेक्ट्रॉनिक चिप का उपयोग किया जाता है उसे हम रैम कहते हैं। और रोम किसे कहते हैं, रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। मतलब कि मेमोरी के अंदर लिखे हुए डेटा या स्टोर किए हुए डेटा को पढ़ने के लिए जिस इलेक्ट्रॉनिक चिप का यूज किया जाता है उसे हम मेमोरी कहते हैं। चीज का ध्यान रखना, ठीक है ना। अब यदि मैं रैम और रोम के बीच में अंतर स्पष्ट करूं तो मैं यहाँ से 5 अंतर मिनिमम स्पष्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से, थोड़ा सा देखना। एक हो गया रैम और दूसरा हो गया रोम। पहली चीज, रैम का आपको फुल फॉर्म आना चाहिए रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का फुल फॉर्म आना चाहिए रीड ओनली मेमोरी। इतना तो आपसे बनेगा। दूसरा, रैम की डेफिनेशन कि जो रैम होता है वो क्या होता है, किसी भी प्रकार के स्टोर किए हुए डेटा को प्रोसेस करने के लिए जिस इलेक्ट्रॉनिक चिप का यूज किया जाता है उसे रैम कहते हैं। और स्टोर किए हुए डेटा को पढ़ने और लिखने के लिए जिस इलेक्ट्रॉनिक चिप का यूज किया जाता है उसे रोम कहते हैं। ये आपके 2 अंतर, ठीक है। इसमें भी एक अंतर। दूसरा अंतर, तीसरा अंतर आप इसमें ये लिख सकते हो कि रैम एक प्रकार की प्राइमरी मेमोरी है और जबकि रोम क्या है हमारी, ये हमारी सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी कहलाती है। मतलब सेकेंडरी स्टोरेज में आता नहीं है, लेकिन यदि दोनों को कंपेयर किया जाए तो ये रोम क्या है, एक प्रकार की सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत लिख सकते हैं, क्योंकि लाइट गोल होने के बाद भी इसमें डेटा रहता है, ठीक है ना। चौथा अंतर मैं ये लिख सकता हूं कि रैम में जो डेटा होता है वो अस्थायी होता है, जबकि रोम में डेटा स्थायी रूप से होता है, ठीक है। रैम एक प्रकार की वोलाटाइल मेमोरी है जबकि रोम एक प्रकार की नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। छठवां अंतर, रैम में डेटा कम मात्रा में स्टोर होता है जबकि रोम में डेटा अधिक मात्रा में स्टोर होता है, ठीक है ना। तो ये इतनी चीजें मैं आपको बता दिया। और इसमें एक अंतर और ये लिख सकते हैं कि जो रैम होता है, रैम की प्रोसेस क्षमता रोम की कंपेयर अधिक होती है जबकि रोम की प्रोसेस क्षमता रैम की कंपेयर कम होती है, ठीक है ना। तो मैंने रैम और रोम दोनों में अंतर क्लियर कर दिया। एक चीज और देखना, जब तक लाइट रहती है तब तक हमारा डेटा रैम में रहता है, और यदि हमने सेव कर दिया है तो डेटा किस में जाता है, रोम में जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से रैम और रोम में ये अंतर होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो रैम होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक होती है एस रैम और दूसरी हमारी क्या होती है, डी रैम।
एक हो जाती है हमारी एस रैम और दूसरी हो जाती है डी रैम। ओके, एक मिनट। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने बात करना कि जो यहाँ पर रैम होता है ना, रैम में क्या होता है, जब हमारे द्वारा कंप्यूटर में किसी भी प्रकार का डेटा लिखा जाता है तो डेटा लिखने के लिए कुछ ना कुछ स्थान की आवश्यकता होती है, मेमोरी की आवश्यकता होती है। तो जब हम करेंट टाइम में कोई भी डेटा लिखते हैं तो ये कहाँ पर स्टोर होता है, रैम में होता है, ठीक है ना। और जब कंट्रोल एस कर देते हैं तो वो डेटा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में आ जाता है। अब बात करते हैं रैम और डी रैम, एस रैम और डी रैम। पहला अंतर इसका फुल फॉर्म, एस रैम का फुल फॉर्म स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। सीपीसीटी में ये भी क्वेश्चन आता है कि एस रैम में एस का फुल फॉर्म क्या है, स्टैटिक है, ओके ना। दूसरा होता है डी रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, राइट। दूसरा अंतर, एस रैम को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जबकि डी रैम को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है। अब एस रैम मतलब रिफ्रेश करने की आवश्यकता मतलब बार बार रैम को खोलो साफ कर दो, इसमें क्या, एस रैम में ऐसा कुछ भी नहीं होता, हमने लगा दिया काफी टाइम तक चलेगा, जबकि डी रैम को हमको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। बात करते हैं तीसरा अंतर, जो हमारा एस रैम होता है इसमें जो डेटा स्टोर होता है वह फ्लिप फ्लॉप के रूप में होता है। किसमें, फ्लिप फ्लॉप के रूप में। बहुत बार सीपीसीटी में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हमारी एस रैम होती है उसमें डेटा कहां पर स्टोर होता है, तो फ्लिप फ्लॉप में होता है, जबकि डी रैम में हमारा कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर में होता है, ठीक है, रजिस्टर में, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये मेन इंपॉर्टेंट है कि जो एस रैम होता है वो कहाँ होता है, डी रैम होता है वो कहाँ पर डेटा स्टोर होता है। चौथा अंतर हमारा क्या होता है कि जो हमारा एस रैम होता है इसका यूज हम स्पेशल कंप्यूटर में करते हैं, जैसे सुपर कंप्यूटर हो गया, मौसम विभाग के लिए हो गया, एयर ट्रैफिक हो गया, इसमें हम एस रैम का यूज करते हैं, जबकि डी रैम का यूज हम जनरल कंप्यूटर में करते हैं। जनरल मतलब ऑफिस के कंप्यूटर हो गए, ठीक है, ट्रेनिंग सेंटर के हो गए, मतलब ऐसे कंप्यूटर जिसमें ज्यादा लोड नहीं होता है, हम वहां डी रैम का यूज कर सकते हैं। एस रैम की जो सर्विस होती है वो डी रैम की अपेक्षा अधिक होती है, जबकि डी रैम की सर्विस एस रैम की अपेक्षा कम होती है। एस रैम सीधी सी बात है, जब इसमें इतने सारे गुण मिल रहे हैं तो एस रैम महंगी होती है कंपेयर डी रैम की, जबकि डी रैम सस्ती होती है कंपेयर एस रैम के, ठीक है ना। तो मैंने एस रैम और डी रैम दोनों में अंतर स्पष्ट कर दिया। अब बात करते हैं हम रोम की, ठीक है। आप तो रैम देखे होगे, नहीं देखे तो आप देख लेना, इतनी लंबी होती है हमारी रैम, थोड़ा सी छोटी होगी, मैं उसका साइज बड़ा कर दिया। ये ग्रीन कलर की होगी और इसके अंदर ये छोटे छोटे बॉक्स होंगे ब्लैक कलर के, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं क्या, रैम, ठीक है। और इसके अंदर जो छोटे छोटे स्क्वायर डब्बे होते हैं ब्लैक कलर के, उनको बोला जाता है रोम। रोम क्या करता है, डेटा को पढ़ता है, लिखता है, जबकि लिखे हुए डेटा को एक्सेस करने का काम रैम का होता है, ठीक है ना। तो रोम क्या होता है, कंप्यूटर में स्टोर किए हुए डेटा को पढ़ने और लिखने के लिए जिस इलेक्ट्रॉनिक चिप का यूज किया जाता है उसे रोम कहते हैं। अब ये रोम भी तीन प्रकार का होता है, कितने प्रकार का, तीन प्रकार का। एक पी रोम होता है, दूसरा ईपी रोम होता है और तीसरा डबल ईपी रोम होता है, ये चीज का ध्यान रखना। अब पी रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम, पहले फुल फॉर्म सुन लेना, इसके बाद आगे देखने का प्रयत्न करना। पी रोम मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, डबल ईपी मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये होते हैं इनके फुल फॉर्म, राइट। अब हम बात करते हैं कि जो पी रोम होता है, ईपी रोम होता है, डबल ईपी रोम होता है, इनमें अंदर क्या होता है। जो पी रोम होता है ना, इसमें केवल डेटा को मतलब एक डब्बे में डेटा को केवल एक बार या प्रोग्राम को केवल एक बार लिखा जा सकता है और दोबारा कभी भी मिटाया नहीं जा सकता है, उसे हम पी रोम कहते हैं। देखो, इसमें तो प्रोग्राम लिखेगा, इसमें भी लिखेगा और इसमें भी लिखेगा, मतलब तीनों में लिखेगा तो, लेकिन पी रोम में एक बार प्रोग्राम लिख गया तो दोबारा कभी भी नहीं मिटाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप मोबाइल लेते हैं तो मोबाइल में जो कैमरा होता है,
ठीक है ना। और एक व्हाट्सएप आपके द्वारा इंस्टॉल किया होता है, यदि मोबाइल रिसेट करेंगे तो व्हाट्सएप हट जाएगा जबकि कैमरा नहीं हटेगा, तो वो क्या कहलाता है, पीरोम। एक बार लिख गया तो दोबारा नष्ट नहीं हो सकता, जैसे वीडियो गेम हो गया, ठीक है, खिलौने हो गए, खिलौने में प्रोग्राम लिखे होते हैं, उसमें चाबी भरती है, आगे तक चलता जाता है, ठीक है ना। तो वो सब क्या होते हैं, हमारे पीरोम हो गए। ईपीरोम क्या होता है, ईपीरोम के अंदर लिखे हुए प्रोग्राम को हम ईपीरोम के अंदर प्रोग्राम को लिखा भी जा सकता है और मिटाया भी जा सकता है, लेकिन ईपीरोम के अंदर लिखे हुए प्रोग्राम को मिटाने के लिए परावैंगनी किरणों की आवश्यकता होती है, और हम इस ईपीरोम को निकाल के डिसोल्डरिंग करके यदि 40 मिनट तक परावैंगनी किरणों धूप में रख देते हैं तो इसके अंदर लिखा हुआ डेटा नष्ट हो जाता है, ठीक है ना। बात करते हैं डबल ईपीरोम की। तो डबल ईपीरोम देखो, ई का मतलब इरेजेबल, इसका मतलब शुद्ध होता है मिटाना। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल मतलब ये भी मिटेगा, इरेजेबल मतलब मिटाना, पी मतलब प्रोग्राम। प्रोग्राम को मिटाने के लिए हम यदि विद्युत की आवश्यकता करते हैं तो उसे डबल ईपीरोम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेन ड्राइव, यदि पेन ड्राइव में हम किसी भी प्रकार का प्रोग्राम लिखते हैं या उस पर से डिलीट करते हैं तो हमें किसकी जरूरत पड़ती है, लाइट की या विद्युत की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना। तो डबल ईपीरोम में क्या होता है, किसी भी प्रकार के प्रोग्राम को अनेक बार लिखा भी जा सकता है, मिटाया भी जा सकता है, लेकिन प्रोग्राम को लिखने और मिटाने के लिए विद्युत की आवश्यकता होती है, राइट। तो मैंने आपको प्राइमरी मेमोरी का पूरा एकदम क्लियर कर दिया। इसके बाद मैं अगली वीडियो में आऊंगा सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है ना। सेकेंडरी मेमोरी मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, ये 4 भी प्रकार के लिखते तो यहाँ पर यहीं पर सीक्वेंशियल ऐड कर देते। सेकेंडरी मेमोरी 2 प्रकार की होती है, सीक्वेंशियल एक्सेस, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी, या इसको डीएएम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। मैग्नेटिक डिस्क, एफडीडी, एचडीडी, एसएसडी। एफडीडी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, सीडी, डीवीडी, बीआरडी, कॉम्पैक्ट डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ब्लू रे डिस्क, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको केवल प्राइमरी मेमोरी के बारे में बताना चाह रहा था, अगली वीडियो में आपको सेकेंडरी मेमोरी की सारी चीजें क्लियर करूंगा। बस वीडियो को पूरा देखना, कमेंट किया करना जो भी आपको दिक्कत हो, और मैं व्हाट्सएप नंबर दे दिया हूं, आप व्हाट्सएप करके किसी भी चैप्टर को पूछ सकते हो। पूरा कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगा और पूरा जो सीपीसीटी में आता है, जिस तरीके से आता है, वो सारी चीज हम एक्सप्लेन करेंगे, ओके। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।